हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप विद्यार्थी KPS की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 9th क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से 13वां पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। ये एक सुंदर कविता है। कविता का नाम है ग्रामश्री। इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत है। इनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कसौनी गांव में हुआ और इनका देहांत 1977 में हो गया। ये एक छायावादी कवि थे जिन्होंने महात्मा गांधी के कहने से आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और अपनी कॉलेज छोड़ दी। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद, अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबर आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तलक फैली लहलाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी सौंदर्य का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये कविता, जो इस प्रकार है। कविता का प्रथम चरण सुने ध्यान से। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों की हरे हरे तन पर हिलती रुधिर है झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। इतने चरण का भावार्थ इस प्रकार होगा। ग्रामश्री कविता के प्रस्तुत पंक्तियां में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने हरी भरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। गांव में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और जब सुबह सुबह इस पर ओस की बूंदें गिरती हैं और सूर्य उदय जब होता है और उसकी किरणें इन बूंदों पर पड़ती है तो सारा वातावरण झिलमिला उठता है, चमकने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि खेत की हरियाली के ऊपर चांदी की एक चादर बिछा दी गई हो। नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो सूरज की किरणें उनके आर पार चली जा रही है और उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब हम दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली पर आंचल के रूप में बिछ गया हो। कविता का सेकंड पैराग्राफ देखिए। रोमांचित सी लगती वसुधा आई गेहूं में बाली, अरह सनही की सोने की किंकणियाँ शोभाशाली, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा के झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। यहाँ तक कि चरण का भावार्थ इस प्रकार होगा, अनुवाद इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन बड़े ही रोमांचक ढंग से किया है। खेतों में जौ और गेहूं की फसल उगने से धरती में ही रोमांचित हो उठी है। अरहर और सनई की फसलें सोने की करधनी जैसी लग रही है, जो धरती रूपी युवती के कमर में बंधी हुई है और हवा चलने से हिल हिलकर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में एक खुशबू फैल रही है, जो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब तीसे के नीले फूल भी अपना सर उठाकर झांक रहे हैं। इस प्रकार खेतों में जौ की बालियां, अरहर और स्नेह की फलियां, सरसों के पीले फूल
अलसी की कलियां धरती का सौंदर्य निरंतर बढ़ा रही है। अगला चरण इस प्रकार है हमारा, रंग रंग के फूलों से रिलमिल, रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लटकी, छमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितलियां, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। इस चरण का अनुवाद इस प्रकार करेंगे। ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने खेत में रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। विभिन्न रंगों के फूलों के बीच खड़ी मटर की फसल हंस रही है। जैसे कोई सखी जब सज धज कर तैयार होती है तो सारी सखियां उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। उन्हीं की भांति ऐसा वातावरण यहाँ बना हुआ है। इनके बीच फसलों के बीच में लदी लड़ियाँ खड़ी हुई है। इन सब के बीच कई तरह की रंग बिरंगी तितलियाँ यहाँ वहाँ फूलों पर मंडरा रही है, उड़ रही है। ये दृश्य ऐसा लग रहा है मानो खुद फूल की ही उड़ उड़कर फूलों तक जा रहे हैं। इस तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना सजग हो उठी है, जिसे उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनभावन चित्रण किया है। अगला चरण देखिए। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झर भेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। भावार्थ इस प्रकार है। कवि ने ग्राम श्री कविता की इन पंक्तियों में बसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि आम के पेड़ों पर या आम के पेड़ों की डालियां सुंदर और चांदनी रंग की आम की बेलियां लद चुकी है। पुनः सुनिए। कवि ने ग्राम श्री कविता की इन पंक्तियों में बसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरी और चांदी रंग की आम की बोर से लद चुकी है। पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ गई थी, अब वो हरी भरी होने लगी है। इन सब से कोयल मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है। आधे पके आधे कच्चे जामुन को देखते ही बनते हैं। झरभेरी बेरों से लद चुकी है। खेतों में कई तरह के फूल सब्जियां उग चुके हैं, जैसे आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली इत्यादि उगने लगे हैं। कविता का अगला चरण है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल तितियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तोरू की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। यहाँ तक के चरण का भावार्थ इस प्रकार होगा। बसंत ऋतु आने के कारण अमरूद के पेड़ पर फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि अमरूद मीठे हो चुके हैं, बेर भी पक चुके हैं, आंवले के फल से पूरी डाल लग चुकी है, जैसे किसी गहने से मोती जड़े हों। पालक पूरे खेत में लहलहा रहे हैं। धनिया की सुगंध भी वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेतों में फैल गई है। टमाटर पक चुके हैं।
मानो जैसे जमीन पर मखमल बिछा हुआ हो। पेड़ों पर लगी हरी हरी मिर्चों के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली से कम प्रतीत नहीं हो रहे हैं। कविता का अगला चरण इस प्रकार है। बालों के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत झाई, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुले की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरबाब ख्वाब, तिरते जल में सुर खाब, पुलिन पर मखरोठी रहती सोई। इतने चरण का अनुवाद इस प्रकार है। ग्राम श्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि सुमित्रानंद पंत जी के अनुसार गंगा के किनारे रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह फैली हुई है जैसे कोई सांप बालू पर निशान छोड़कर चला गया हो। उस रेत पर पड़ती हुई सूरज की किरणें रंग बिरंगी नजर आ रही है। गंगा के तट पर बिछी हुई घास, तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। गंगा के तट पर शिकार करते हुए बगुले अपने पंजों से कलंगी को ऐसे संवार रहे हैं मानो वे कंघी कर रहे हों। सुरखाब का या चक्रवाक यानी चकवा पक्षी जल में तैर रहे हैं और मगरेठी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। कविता का अगला चरण देखिए। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिबेक सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हारता जन मन। कविता का भावार्थ इस प्रकार है। ग्राम श्री कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने गांव की हरियाली, शांति और प्राकृतिक सौंदर्यता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उनके अनुसार सर्दी की धूप में जब सूरज की किरणें खेतों की हरियाली पे पड़ती है तो इस तरह में चमक उठती है मानो वह खुशी से झूम रही हो। कवि को ये दोनों आलस्य से भरे सोए हुए प्रतीत होते हैं। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ती है, जिनमें तारे मानो किसी सपने में खो चुके हैं। इस वातावरण में पूरा गांव किसी रत्न की तरह लग रहा है जिसने आकाश ने नीले रंग की चादर ओढ़ रखी हो। इस प्रकार शरद ऋतु में के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति फैली हुई रहती है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। इसी चरण के साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ के साथ मैं आपको प्रश्न उत्तर भेज रहा हूँ, आप उन्हें लिखें, याद करें और कविता का अर्थ भी आपको याद करना होगा। अब तक जितनी कविताएं पढ़ाई गई हैं उनका अर्थ याद रखें, क्योंकि परीक्षाओं में चरण देकर या पद देकर कविता का अर्थ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप तैयारी करें, मन लगा के पढ़ते रहें, इसी आशा के साथ धन्यवाद।